नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन। आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। नमस्कार, गुड मॉर्निंग आप सबके साथ में मैं हूं साक्षी मिश्रा। तो फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन आज यहाँ से सिल्वर बीच से मैं और साक्षी आप तक पहुँचाएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। मुंबई से देश और दुनिया की बड़ी खबरें हर मॉर्निंग अपडेट के साथ में जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। और सबसे पहले फिट इंडिया में बात करेंगे राजधानी दिल्ली से आ रही खबर की, जहां पर आज राजधानी दिल्ली को एक बड़ी सौगात मिलने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12,200 करोड़ का तोहफा, परियोजनाओं का तोहफा दिल्ली वासियों को ठीक चुनावों से पहले देने वाले हैं। जी हाँ, 12 बजे ये कार्यक्रम रखा गया है। 4 परियोजनाओं का शिलान्यास खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। दोपहर 12 बजे रोहिणी में एक बहुत बड़ी रैली होगी, उस रैली को पीएम मोदी संबोधित करेंगे। दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उससे पहले लगातार जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो पूरी ताकत झोंकती हुई नजर आ रही हैं। इस सबके बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी बिगुल बजाते हुए नजर आ रहे हैं और चुनावी तैयारियों के बीच एक बड़ा तोहफा, बड़ी परियोजनाओं की सौगात दिल्ली वासियों को देने वाले हैं आज। इसके अलावा गाजियाबाद मेरठ नमो भारत कॉरिडोर की 13 किलोमीटर लंबे हिस्से का उद्घाटन करेंगे पीएम। प्रधानमंत्री दिल्ली मेट्रो के चौथे चरण के तहत बने जनकपुरी और कृष्ण पार्क के बीच मेट्रो रूट का उद्घाटन करेंगे। ये दिल्ली मेट्रो के चौथे चरण का पहला फेज है जिसका उद्घाटन किया जाएगा। इसके अलावा पीएम मोदी रिठाला कुंडली खंड की आधारशिला रखेंगे। साथ ही साथ पीएम नरेंद्र मोदी रोहिणी में केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान के नए अत्याधुनिक भवन की आधारशिला भी आज रखने वाले हैं। और आइए अब आपको बिहार की राजनीति से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर बताने जा रहे हैं, जहां पर सीएम नीतीश कुमार ने एक बार फिर से आरजेडी के साथ जाने पर सफाई दी है। दरअसल लगातार इसके ऊपर नीतीश कुमार को घेरा जा रहा था। इस सबके बीच में 2 बार गलती से इधर उधर चले गए। नीतीश कुमार ने ये बयान दिया है और साथ साथ उन्होंने कहा कि आरजेडी के साथ जाने पर ये बयान उनके द्वारा दिया गया, बीजेपी के साथ रहकर बिहार और देश का विकास करेंगे। 2 बार गलती से इधर उधर चले गए थे, ये बयान उनके द्वारा दिया गया। तो ये बड़ी खबर नीतीश कुमार की सफाई सामने आई है। यहाँ पर फुल स्टॉप लगा दिया है। सीएम नीतीश ने साफ साफ कह दिया है कि वो बीजेपी को छोड़कर कहीं पर भी नहीं जाने वाले। पहले जो उन्होंने गलती कर दी वो गलती अब दोबारा नहीं करेंगे। नीतीश के इस बयान की वजह से बिहार में कानून व्यवस्था की बैठक के बाद ये बयान आया है, जिसमें उन्होंने ये भी कहा कि साल 2005 से पहले लोग शाम होते ही घर से बाहर नहीं निकलते थे। अस्पतालों में इलाज की कोई व्यवस्था नहीं थी, शिक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं थी, लेकिन सूबे में अब हालात बदल गए हैं। तो नीतीश कुमार ने बताया है कि कैसे उनके आने के बाद, उनकी सरकार के आने के बाद और उनके बतौर मुख्यमंत्री कमान संभालने के बाद बिहार में हालात जो है वो बदले हैं और वो बेहतर हुए हैं। और आपको ये भी बता दें कि आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने नए साल के मौके पर नीतीश कुमार को इंडिया ब्लॉक में आने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन अब नीतीश कुमार ने इन सभी अटकलों पर ब्रेक लगा दिया। उन्होंने कहा कि वो बीजेपी को छोड़कर कहीं भी नहीं जाएंगे। और अब बिहार से अगली खबर आपको बताते हैं, जहां पर बीपीएससी की परीक्षा को लेकर कैसे बड़े जो तादाद में स्टूडेंट्स हैं वो प्रदर्शन कर रहे थे, ये तो हमने आपको जानकारी दी ही, लेकिन फिलहाल जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो बीपीएससी के प्रदर्शन कर रहे स्टूडेंट्स के समर्थन में आ गई है। प्रशांत किशोर हो या फिर दूसरे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो सरकार के ऊपर मोर्चा खोलते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा आरजेडी का प्रशांत किशोर पर बड़ा आरोप, जहां पर पीके ने वैनिटी वैन को लेकर के सवाल उठाए। 4 करोड़ की वैनिटी वैन का इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रशांत किशोर को पीछे से समर्थन कर रही है राज्य की सरकार। तो ये गंभीर आरोप प्रशांत किशोर पर इस पूरे मामले को लेकर के लगते हुए नजर आ रहे हैं। तो जन स्वराज के अध्यक्ष विवाद में आ गए हैं। मुख्य विपक्षी आरजेडी ने प्रशांत किशोर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरजेडी का प्रशांत किशोर पर बड़ा आरोप है, पीके के वैनिटी वैन को लेकर सवाल उठाए गए हैं। 4 करोड़ के वैनिटी वैन का इस्तेमाल किया जा रहा है। पीके को पीछे से समर्थन कर रही है राज्य सरकार, ये आरोप लगाया गया है। आरजेडी ने प्रशांत किशोर की वैनिटी वैन पर और क्या कुछ कहा, आपको खुद सुनवाते हैं। जो सत्याग्रह थे उसको बल देने के बजाय आलिशान वो धरने पे बैठे गए। ऐसे आलिशान धरना इसमें सत्ता संरक्षण की, प्रोटेक्शन की बू आती है, करोड़ों के बहन है, लग्जरियस उसका इस्तेमाल हो रहा है। ऐसो आराम, ये कैसा है अनशन? इस अनशन के पीछे शासन बैकडोर से मदद कर रही है। और बीजेपी भी प्रशांत किशोर के ऊपर हमला करने से पीछे नहीं हटी। इस बीच बीजेपी के द्वारा वैनिटी वैन को लेकर क्या कुछ कहा गया, आपको एक बार सुनवाते हैं। आदरणीय प्रशांत किशोर जी,
पैसा बोलता है। 4 करोड़ के वैनिटी वैन पर आप टॉयलेट करते हैं, धरना देते हैं और 25 लाख पर डे के किराए दे करके आप जो है टॉयलेट जाते हैं, फ्रेश होते हैं। पैसा बोलता है और चले हैं बीपीएससी के छात्रों के लिए आंदोलन करने। ये कौन पैसा है? ये पैसा कहां से आया है? ये और टाइम्स ऑन भारत ने इस वैनिटी वैन वाले मामले को लेकर के प्रशांत किशोर से खुद बात की। इस पूरे मामले को लेकर के पीके क्या कहते हुए नजर आए, आप भी सुनिए। कि आपके आंदोलन पर कई सवाल भी उठाए गए आरजेडी के तरफ से, बीजेपी के तरफ से कि वैनिटी वैन लगा हुआ है, प्रशांत जी रात को वहां सो जाते हैं, क्या कर रहे हैं? नहीं, सारे पत्रकार यहाँ रहते हैं रात में, जरा देख लीजिए हम कहाँ सोते हैं। बाथरूम करने कहाँ जाएं आप बता दीजिए, बाथरूम करने कहाँ जाएं आप बता दो। और जिसको लग रहा है कि बड़ा महंगा वैनिटी वैन है, कोई कहा 25 लाख रुपए रेंट है, तो हम वैन भेज देते उसके घर, 25 लाख रुपया हमको दिलवा दो और हमको एक टॉयलेट भेजवा दो। अब खुले में तो बाथरूम जाएंगे नहीं, यहाँ इतनी भीड़ है, कहाँ बाथरूम करने जाए आप बताइए। तो एक बस में बाथरूम करने जाते हैं, इसमें कौन सा गुनाह है? किसी ने कहा कि छात्र क्यों नहीं जाता है। अरे भैया, छात्र यहाँ रहता है, उसका घर है। हम अपने घर जाएंगे तो कहेंगे घर गए हैं खाना खाने, इसलिए बस लगा कर। और ये बस कोई नया नहीं है, यही बस लेके 2 साल से अब प्रशांत किशोर का जो वैनिटी वैन का पूरा मामला सामने आया है, इस सबको लेकर जो नया सियासी बवाल हुआ है वो आखिरकार दिखता कैसा है, इसको लेकर हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट देखिए। पिछले 3 दिनों से पटना के गांधी मैदान में प्रशांत किशोर अनशन पर बैठे हुए हैं, भूख हड़ताल पर वो बैठे हैं। लेकिन अब उनके इस अनशन के दौरान सबसे ज्यादा चर्चा इस वैनिटी वैन को लेकर हो रहा है। जो आप देख पा रहे हैं, ये वैनिटी वैन उनके अनशन के, जहां वो अनशन कर रहे हैं गांधी मूर्ति के पास गांधी मैदान में, उसके बगल में ये वैनिटी वैन लगाया गया है। और इसकी चर्चा इसलिए हो रही है कि विपक्ष के तरफ से, चाहे वो आरजेडी हो, बीजेपी हो, उनके तरफ से ये आरोप लग रहा है कि रात में, चूंकि ठंड का मौसम है, तो रात में प्रशांत किशोर आकर इस वैनिटी वैन में सो जाते हैं, यानी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। ये आरोप विपक्ष के तरफ से लगातार लगाया जा रहा है। और आप देखिए, ये वैनिटी वैन है। अभी इस बारे में हमने प्रशांत किशोर से भी बात की तो उन्होंने इस पर सफाई भी दी है। उन्होंने कहा कि अगर टॉयलेट लगता है तो वो आखिर टॉयलेट बाहर में कहाँ जाएंगे, इसीलिए ये वैनिटी वैन लगाया गया है। कहा जा रहा है करोड़ों का ये वैनिटी वैन है जो कि यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है। आप देखिए, अंदर आपको इसमें कंबल और तमाम चीजें भी दिख रही होगी इस वैनिटी वैन के अंदर। और यही सवाल विपक्ष के तरफ से उठाया जा रहा है कि किस तरह से इसका इस्तेमाल हो रहा है। तो ये तस्वीर वैनिटी वैन की आपको हम दिखा रहे हैं और चर्चा इसी वैनिटी वैन को लेकर है, क्योंकि यहाँ पर सारी सुविधाएं इस वैनिटी वैन के अंदर होती है। अमूमन हर कोई जानता है जब वैनिटी वैन रहता है तो उसके अंदर हर तरह की टॉयलेट से लेकर रहने, बैठने, उठने तमाम व्यवस्थाएं होती है। और इसीलिए सवाल उठ रहा है कि क्या इस वैनिटी वैन का इस्तेमाल प्रशांत किशोर रात को सोने के लिए या कुछ और भी जो काम है वो करने के लिए यहाँ पर करते हैं। विपक्ष ये सवाल उठा रहा है, लेकिन प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी के तरफ से ये सफाई दी गई है कि ये वैनिटी वैन इसलिए यहाँ पर लगाया गया है कि यहाँ पर अगर उनको वॉशरूम जाना होता है तो वो आराम से इसमें वॉशरूम जा सकते हैं। अब देखना होगा इस मामले पर भी किस तरह से सियासत होती है, क्योंकि चर्चा जितने प्रशांत किशोर के अनशन की हो रही है उतनी ही चर्चा इस वैनिटी वैन की भी हो रही है। कैमरा पर्सन मुस्तफा के साथ साकेत कुमार, टाइम्स नाउ भारत, पटना। का जो कि संगम नगरी से है, जहां पर संगम की रेती पर साधु संतों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। निरंजन अखाड़े के कई साधु संतों ने शनिवार को वहां पर पहुंचकर समा बांध दिया। बिल्कुल, निरंजनी अखाड़े की जब पेशवाई वहां से निकली तो जितने भी लोग थे अपने अपने घरों की छत पर, बालकनी पे, जिसे जहां जगह मिली वो ये पेशवाई जो निकली थी उसे देखने के लिए भीड़ इकट्ठा हो गई। और कैसा अलग ही समा यहाँ पर महाकुंभ में बांधा इस अखाड़े ने, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। कोई डमरू बजा रहा है, कोई मृदंग बजाने में मस्त है, कोई श्याम की महिमा गा रहा है, कोई भोलेनाथ की भक्ति में मगन है, कोई संत हाथों में त्रिशूल लेकर पहुंचे हैं, तो कुछ ऐसे हैं जो तलवारबाजी का करतब दिखा रहे हैं।
नागा बाबाओं की टोली ने अलग ही सबका ध्यान खींच रखा है, तो कोई संत रथ पर सवार होकर संगम नगरी की रेती पर पहुंचा है। हर तस्वीर आने वाले महाकुंभ की दिव्यता और भव्यता की गवाही दे रहा है। बता रही है कि 13 जनवरी से जब पहला स्नान होगा तो महाकुंभ की महिमा कैसी दिखेगी। हर तस्वीर अपने आप में जुदा है। संतों का समागम संगम नगरी में कैसा रहने वाला है, ये तस्वीर महज उसकी बानगी है। यहाँ संतों का जमावड़ा है। जहाँ तक नजर जाएगी वहाँ तक साधु सन्यासी ही नजर आएंगे। दूर दूर तक बस पेशवाई दिखाई पड़ेगी। सैकड़ों की तादाद में जब निरंजनी अखाड़े की भव्य पेशवाई निकली तो लोग बस देखते रह गए, क्योंकि इनकी छटाई ऐसी थी कि हर किसी की नजर टिक जाए। देख सकते हैं हाथों में भाला ले रखे हैं, डमरू ले रखे हैं और शिव का नाम लेते हुए कुंभ क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। भव्य तरीके से शोभा यात्रा जो है वो निकाली जा रही है। 13 जनवरी से महाकुंभ का आगाज है। इसी कड़ी में निरंजनी अखाड़े की भव्य पेशवाई निकाली गई। गाजे बाजे और लाव लश्कर के साथ निरंजनी अखाड़े के साधु संतों ने भव्य तरीके से मेला क्षेत्र में छावनी प्रवेश किया। हर हर महादेव की जयकारे के साथ जब पेशवाई संगम नगरी की रेती की ओर बढ़ रहे थे तो रास्ते में लोगों ने उन पर फूल बरसाए। जब साधु संत हाथी घोड़े और रथ पर सवार होकर निकले तो ऐसा समा बंधा कि लोग बस देखते ही रह गए। भगवान कार्तिकेय को इष्ट देव मानने वाला यह अखाड़ा अपने पढ़े लिखे संतों और परंपराओं के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। निरंजनी अखाड़े की पेशवाई में नागा सन्यासी, महंत, श्री महंत, मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर शामिल रहे। छावनी में प्रवेश से पहले भव्य पेशवाई संगम नगरी में निकाली गई। नागा साधु सन्यासी समेत तमाम संत एक साथ मेला क्षेत्र में पहुंचे, जहां इनका भव्य स्वागत किया गया। रास्ते भर अखाड़े से जुड़े लोग ढोल नगाड़े की थाप पर महाकुंभ प्रवेश की खुशी में थिरकते हुए नजर आए। इनको देखने के लिए तमाम जो भक्त हैं वो यहाँ पर लंबी कतार लगी हुई है। तो कहा जा सकता है महाराज आज भव्य शोभा यात्रा निकल रही है, क्या कहना चाहेंगे? हम तो कैलाश से आए हैं, कैलाश को चले जाएंगे। सब रौनक तुम्हारी है, तुम्हारे पास रहेगा। जो भी 1 महीने तक आप लोग कुंभ क्षेत्र में रहेंगे। अब पूरे 4 स्नान होंगे माघ महीने भर। माघ महीने के बाद कैलाश जाएंगे और यहाँ से फिर ये कैलाश चले जाएंगे। देखिए पीछे का नजारा कितना भव्य नजारा है। इस शोभा यात्रा के हर हर महादेव के जो नारे हैं वो यहाँ पर लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। घोड़ों पर जो है जितने नागा साधु हैं वो यहाँ पर बैठे हैं और इन साधुओं को देखने के लिए छतों से लेकर सड़कों से लेकर अपने घरों से लोग खिड़कियों से देख रहे हैं, इन साधुओं के दर्शन कर रहे हैं। निरंजनी अखाड़े ने 8 किलोमीटर लंबी शानदार शोभा यात्रा के बाद छावनी प्रवेश किया। अल्लाहपुर स्थित बाघंबरी गद्दी आश्रम से धूमधाम से पेशवाई शुरू हुई। अखाड़े से जुड़े नागा सन्यासियों ने हर हर महादेव के उद्घोष के साथ अपना युद्ध कौशल भी दिखाया। घोड़े, ऊंट और हाथी पर सवार होकर नागा सन्यासी इस दौरान पूरी शोभा यात्रा के आकर्षण के केंद्र रहे। आपको बता दें, मेला क्षेत्र में निरंजनी अखाड़े को मिलाकर अब तक 6 अखाड़े मेला क्षेत्र में पहुंच चुके हैं। महाकुंभ की हर तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अब महाकुंभ शुरू होने में महज गिनती के दिन बचे हुए हैं और इसी वजह से जो सारी तैयारियां हैं वो लगभग पूरी हो चुकी हैं। और सबसे ज्यादा अगर किसी बात का खास तौर पर ध्यान रखा जा रहा है तो वो ये कि जितने भी श्रद्धालु वहां पर पहुंचेंगे उनकी सुरक्षा और उनकी सुविधा। और यही वजह कि खुद यूपी के जो डीजीपी हैं वो ग्राउंड जीरो पर उतरे हैं। और अगर उत्तर प्रदेश में महाकुंभ की तैयारियों की बात की जाए तो उसकी तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ी जिम्मेदारी है सुरक्षा व्यवस्था की, जिसके चाक चौबंद किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर न केवल पुलिस बल की तैनाती की गई है बल्कि वो लगातार अलग अलग जगह पर जाकर सर्च कर रहे हैं ताकि आपकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। अचानक से कमांडो एक्शन में आते हैं और फिर कार्रवाई शुरू हो जाती है। अत्याधुनिक हथियारों से लैस कमांडो आनन फानन में आतंकियों पर काबू करने की कोशिश में जुट जाते हैं। कुछ कमांडो लेफ्ट जाते, कुछ राइट जाते हैं तो कुछ सेंटर में जाकर पूरी कार्रवाई को अंजाम देने में लगे हैं। पलक झपकते इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाया जाता है और आतंकियों पर नकेल कस दी जाती है।
कमांडो की स्पेशल मॉक ड्रिल की तस्वीरें संगम नगरी प्रयागराज से सामने आई है, जहां संतों और श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए मॉक ड्रिल की गई। ये तस्वीरें उसी मॉक ड्रिल की हैं। एक तरफ महाकुंभ की तैयारियां अंतिम चरण में है, तो दूसरी ओर इसके लिए सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं। खुद उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार सुरक्षा के एक पहलू पर नजर बनाए हुए हैं। शनिवार को जब वो संगम किनारे पहुंचे तो उनके सामने मॉक ड्रिल हुई। मकसद ये बताना था कि मेले में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हो चुके हैं। पूरी सुरक्षा है, आप देखिए चाक चौकस व्यवस्थाएं हैं हमारे यहाँ पे। सारे हमारे मेला क्षेत्र जो है वो सीसीटीवी के द्वारा कवर्ड है, और इसके साथ साथ हम ग्राउंड पे भी आप हमारे फुट सोल्जर रहेंगे और सादे में भी रहेंगे, और हम पूरी तरीके से इक्विप्ड भी रहेंगे ताकि किसी तरह की कोई घटना कारित नहीं होने पाए। दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक महाकुंभ के लिए क्षेत्र को तमाम सुविधाओं से लैस करने के मकसद से तैयारियां लास्ट फेज में है। इन्हीं तैयारियों सुरक्षा व्यवस्था को देखने के लिए यूपी डीजीपी प्रशांत कुमार मेला क्षेत्र में पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने जल पुलिस की भी चौकसी देखी। बोट पर सवार होकर उन्होंने पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। मेले में सुरक्षा के इंतजामों का मुआयना करने के बाद डीजीपी ने देश को भरोसा दिलाया कि उनकी टीम महाकुंभ के लिए पूरे दमखम के साथ तैयार है। इस तरह के बड़े आयोजन होते हैं तो इस तरह के थ्रेट्स आते हैं, उसकी भी कैटेगराइज हम लोग देखते हैं कि कितनी क्या उसमें सच्चाई है, लेकिन इसके बावजूद सभी प्रिकॉशंस यहाँ लिए जा रहे हैं। महाकुंभ पर जनता से कोई अपील नहीं, आप सभी का यहाँ स्वागत है, अधिक से अधिक संख्या में आए, और हम लोगों ने इस पूरे महाकुंभ के दौरान 40 से 50 करोड़ लोगों के स्नान करने की और उनको सकुशल गंतव्य स्थान तक पहुँचाने की जिम्मेदारी ली है। महाकुंभ के सफल आयोजन के लिए सभी विभाग मिलकर काम कर रहे हैं। सारे मेला क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं ताकि हर चीज पर नजर रखी जा सके, किसी भी संभावित खतरे से निपटा जा सके। इस बार मेले में सुरक्षा के लिए आधुनिकतम तकनीकों का इस्तेमाल हो रहा है ताकि कहीं से कोई चूक होने न पाए। एक तरफ योगी आदित्यनाथ यूपी सरकार की पुलिस है, तो वहीं दूसरी तरफ इंडियन रेलवेज कोई भी महाकुंभ की तैयारियों में कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता, और इसी वजह से भारतीय रेलवे भी महाकुंभ के रंग में रंगी हुई नजर आ रही है। क्योंकि झांसी के रेल कोच फैक्ट्री में स्पेशल कोच तैयार किया जा रहा है जिसमें महाकुंभ की झलक दिखाई देगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर भी 24/7 ऑब्जर्वेशन रूम तैयार किया गया ताकि किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में श्रद्धालुओं तक मदद जल्द से जल्द पहुंच सके। अद्भुत, अलौकिक, अविस्मरणीय। महाकुंभ के लिए अब महज गिनती के दिन बचे हैं। अलग अलग पंथ और अलग अलग संप्रदाय से जुड़े साधु संत संगम नगरी की रेती पर पहुंचने लगे हैं। संगम नगरी में सनातन की संस्कृति की अनूठी झलक अभी से दिखाई दे रही है। जरा अंदाजा लगाइए, जब खास स्नान की शुरुआत होगी तो नजारा कितना दिव्य और भव्य रहने वाला है। प्रयागराज यानी कुंभ की नगरी से आए महाउत्सव की इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह अकल्पनीय, अविश्वसनीय रहने वाला है। ऐसे में इस बीच इस महाकुंभ को और भव्य और दिव्य बनाने के लिए भारतीय रेलवे ने भी कमर कस ली है। अब भारतीय रेलवे भी महाकुंभ की रंग में रंगी हुई नजर आ रही है। महाकुंभ के लिए रेलवे ने विशेष ट्रेन चलाने की खास तैयारी की है। इसे देखते हुए इन ट्रेनों को कोच को भी महाकुंभ का रूप दिया जा रहा है। कुंभ स्पेशल ट्रेनों में लगने वाले कोच को रंग बिरंगा सजाकर आकर्षक लुक दिया जा रहा है ताकि कुंभ में जाने वाले यात्रियों को विशेष अनुभूति हो। झांसी के रेल कोच फैक्ट्री में स्पेशल कोच तैयार किए गए हैं जिनमें रेल के डिब्बे के बाहर कुंभ स्पेशल ब्रांडिंग की गई है, जिनमें कुंभ में साधना करने वाले योगियों तथा भारतीय सनातन संस्कृति के प्रतीकों को दर्शाया गया है। स्पेशल कोच पर कुंभ स्नान की तिथियां भी लिखी गई हैं ताकि यात्रियों को विशेष तिथियों की जानकारी मिल सके। इतना ही नहीं, कोच के बाहर QR कोड भी लगाया गया है जिससे कुंभ में यात्रा करने वाले यात्री को कुंभ मेले के संबंध में जानकारी मोबाइल पर ही उपलब्ध हो सकेगी।
आप देख सकते हैं कि कोच को किस तरह के से तैयार किया गया है, सजाया गया है आकर्षक बनाने के लिए। और उसमें आओ चले महाकुंभ लिख करके साधु संतों की फोटो, और इसमें क्यूआर कोड विशेष रूप से आप देख सकते हैं कि क्यूआर कोड भी लगा है, जिसमें टेंट बुकिंग के लिए ये क्यूआर कोड लगाया गया है। इसको स्कैन करते ही वहां रुकने ठहरने की जो व्यवस्थाएं हैं उनको बारे में पूरी जानकारी आपको इस क्यूआर कोड से मिल सकती है। इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि साधु संतों की ये तस्वीरें लगाई गई हैं। महाकुंभ में जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए रेलवे इस तरह के 100 कोच तैयार कर रहा है। इस तरह के कोच के अलावा श्रद्धालुओं की स्वास्थ्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे ने विशेष चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। रेलवे ने 24/7 ऑब्जर्वेशन रूम की व्यवस्था की है ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति में तीर्थ यात्रियों को तुरंत उपचार मिल सके। रेल प्रशासन अपने हर प्लेटफॉर्म पे मेडिकल बूथ रखेगा। हर यात्री आश्रय शेड पे हमारे मेडिकल बूथ होगा, जहां पे डॉक्टर पैरामेडिकल की टीम तैनात रहेगी। उन्हें हर तरह की प्राथमिक चिकित्सा प्रोवाइड की जाएगी। इसके अलावा यदि कोई लोग कुछ गंभीर स्थिति में हो जाते हैं तो उसके लिए हमने प्रयागराज जंक्शन पे जैसे 6 बेडेड ऑब्जर्वेशन रूम है, बाकी जो हमारे स्टेशन है वहां पे भी 4 बेडेड ऑब्जर्वेशन रूम स्टेब्लिश किए हुए। जहां रेलवे स्टेशन पर मेडिकल सुविधाओं की समुचित व्यवस्था की गई है, वहीं दूसरी ओर श्रद्धालुओं के लिए 13,000 विशेष ट्रेनें चलाई जा रही हैं, यानी 250 से ज्यादा ट्रेनें रोजाना महाकुंभ के लिए चलाई जाएंगी। साफ है कि सरकार की हर मशीनरी महाकुंभ को अद्भुत और अलौकिक बनाने में जुटी हुई है। इंतजार 13 जनवरी का है, जब इसका आगाज होगा। खबर आपको छत्तीसगढ़ से बताते हैं, जहां पर भीषण सड़क हादसा हो गया है। सड़क पर खड़े ट्रेलर से एक डीजल टैंकर टकरा गई और इस भयानक हादसे में जो ड्राइवर था उसकी झुलसने से मौत हो गई। टैंकर ड्राइवर की आग में झुलसने की वजह से मौत हो गई है। मौके पर 6 दमकल की गाड़ियां मौजूद रही, जिन्होंने कड़ी मुशक्कत के बाद में किसी तरीके से आग पर काबू पाया। फिलहाल जो ट्रैफिक जैम है वो एक बड़ी समस्या बन गया है, क्योंकि रायपुर बलौदा बाजार मार्ग पर लंबा जाम लग गया है। यातायात प्रभावित हो गया है। इस एक्सीडेंट की वजह से दमकल की 6 गाड़ियों ने आग बुझाई। सड़क पर खड़े ट्रेलर से डीजल टैंकर टकरा गया। हादसे में टैंकर ड्राइवर की जलकर मौत हो गई है। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार के पास में ये भीषण हादसे की तस्वीरें फिलहाल आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो भयानक एक्सीडेंट जिसमें दर्दनाक मौत हुई है इस ड्राइवर की। टैंकर के ड्राइवर की जल करके मौत हो गई। दमकल की 6 गाड़ियां मुश्किल से इस गाड़ी पर, इस आग पर काबू पा सकी। काफी मशक्कत यहां पर लगी। रायपुर बलौदा बाजार बताया जा रहा है, जहां पर लंबा जाम इस एक्सीडेंट की वजह से लग चुका है। तो प्रयागराज में लगातार तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही हैं। सबके बीच में एनएसजी और एटीएस ने मॉक ड्रिल की है। हनुमान मंदिर परिसर के पास वहां पर मॉक ड्रिल लगातार की जा रही है एनएसजी और एटीएस से। जी हाँ, बड़े हनुमान मंदिर में मॉक ड्रिल की जा रही है। पूरी व्यवस्था यहाँ पर देखी जा रही है। महाकुंभ से पहले मंदिर की सुरक्षा को लेकर के दरअसल ये ड्रिल की जा रही है। तो चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात है। हर तरीके से निगरानी रखी जा रही है। अब मंदिरों की सुरक्षा का भी खास तौर पर ध्यान रखा जा रहा है, श्रद्धालुओं की सुरक्षा के साथ साथ। तो बीती रात जॉइंट मॉक ड्रिल की गई एनएसजी और एटीएस के द्वारा। इस बीच महाकुंभ से पहले मंदिर की सुरक्षा को लेकर ये बड़े कदम लगातार उठाए जा रहे हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लखनऊ में आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार का बड़ा बयान सामने आया है। धार्मिक स्थलों के विवाद का फैसला संवाद से होना चाहिए। ये बड़ा बयान दिया है, किसी भी तरह का विवाद का फैसला कोर्ट करे, विवाद का सौहार्दपूर्ण समाधान होना चाहिए। इंद्रेश कुमार ने ये बात कह दी है। लखनऊ में आरएसएस नेता है इंद्रेश कुमार, अब उन्होंने ये बड़ा बयान दे दिया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी स्टेटमेंट यहाँ पर संवाद के साथ हल होना चाहिए। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लखनऊ में आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार का ये स्टेटमेंट। धार्मिक स्थलों के विवाद को लेकर के जो फैसला है वो संवाद से होना चाहिए, विवाद बढ़ने की बात नहीं होनी चाहिए। नाम पर जो दंगे हो रहे हैं उनके हल के लिए मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने देशवासियों के सामने, दुनिया के सामने एक रखा है कि ऐतिहासिक प्रमाण, उसी के साथ साथ खुदाई के प्रमाण, किताबों में लिखे हुए प्रमाण
और प्रत्यक्ष सामने देखने वाले प्रमाणों के आधार पर जो जिसका है उसको दिया जाए। इसमें कोई दंगा फसाद आंदोलन करने की ज़रूरत नहीं है। मुस्लिम मंच ने कहा हम इस रास्ते से संवाद और कानून के रास्ते का समर्थन करते हैं कि उस रास्ते से समस्याओं का समाधान हो। और इस बीच महाकुंभ की तैयारियां क्योंकि जोरों शोरों पर है, ऐसे में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो कि पीठाधीश्वर है बागेश्वर धाम के, उनका बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि सनातन को जानने वाले ही मुस्लिम महाकुंभ में जाएं। बड़ा बयान धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के द्वारा दे दिया गया। जिन्हें भी सनातन से प्रेम है वो महाकुंभ जरूर आ सकते हैं और साथ ही थूकांत वाले महाकुंभ नहीं जाएंगे। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा सनातन में आस्था रखने वाले मुस्लिम ही महाकुंभ में जाएंगे। तो बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री महाकुंभ को लेकर के उनका बड़ा बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि सनातन को जानने वाले ही मुस्लिम महाकुंभ में जाएं। तो सनातन संस्कृति का ज्ञान नहीं है, जो थूक कांड और मूत्र कांड करने में समर्थ है, उनको महाकुंभ में आने की जरूरत नहीं है। पर जो आस्थावान है, जिनके अंदर श्रद्धा है, उनको महाकुंभ में आना चाहिए। कुंभ सबका है। और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने एक बार फिर से हिंदू राष्ट्रवाद का राग अलापा है, जहां पर महाराष्ट्र के भिवंडी में धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र को लेकर के क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। तो हम तो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे, तुमको भी अपनी जिम्मेदारी भैया निभानी है। हिंदुओं को एक होना है ताकि भारत हिंदू राष्ट्र हो जाए। उसी का निमंत्रण लेकर आए हैं हम। कौन कौन आ रहा फरवरी में? कितनी फरवरी को? जोर से बोलो। 26 फरवरी। रेप के आरोपी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। जामनगर के पुलिस और प्रशासन ने आरोपी के अवैध निर्माण के ऊपर, अतिक्रमण के ऊपर बुलडोजर चलाया और 4 करोड़ की जो संपत्ति थी उसको ध्वस्त कर दिया। रिपोर्ट में दिखाते हैं आपको। गुजरात की भूपेंद्र पटेल सरकार भी योगी सरकार के नक्शे कदम पर है। यूपी की तरह गुजरात भी बेटियों के खिलाफ हो रहे अन्याय पर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर है। ये बुलडोजर कार्रवाई इसी बात का वीडियो सबूत है। ये तस्वीर गुजरात के जामनगर से आई है, जहां पर गैंगरेप के आरोपी हुसैन शेख के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई की गई है। आरोपी हुसैन शेख के अवैध निर्माण पर पुलिस प्रशासन का बुलडोजर चला है। आरोपी हुसैन के 4 घरों को मिट्टी में मिला दिया गया, जो सरकारी जमीन पर बने थे, जिसे जमींदोज कर सरकारी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त किया गया। जामनगर जेल में बंद हुसैन शेख के घर पर बुलडोजर एक्शन से पहले सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई। पुलिस और प्रशासन का भारी अमला मौजूद रहा। उसके बाद पुलिस और स्थानीय म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की टीम ने संयुक्त कार्रवाई में अवैध मकानों को ढा दिया। आरोपी ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा था, जिस पर गलत तरीके से मकान बनाए गए थे, जिसकी कीमत 4 करोड़ बताई जा रही है। आरोपी के खिलाफ आधा दर्जन मामले दर्ज हैं। पुलिस ने इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई कर मैसेज दे दिया है कि राज्य में सिर्फ कानून का राज चलेगा। बलों ने मुठभेड़ में 4 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। तो छत्तीसगढ़ नक्सल प्रभावित इलाका एक बार फिर से यहाँ पर मुठभेड़ की जानकारी मिली है, जहाँ पर सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ हुई है। बड़ी सफलता सुरक्षा बलों को मिली है। 4 नक्सलियों को हमारे जवानों ने, हमारे सुरक्षा बलों ने इस मुठभेड़ में ढेर कर दिया है। ये बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से आपको बता रहे हैं। 4 नक्सली मार गिराए। सुरक्षा बल वहां पर नजर बनाए हुए हैं और डट करके नक्सलियों का सामना और सफाया कर रही हैं, जिसमें 4 नक्सलियों को ढेर कर दिया। अबुझमाड़ के जंगलों में ये दरअसल मुठभेड़ चल रही थी सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच, जिसमें सफलतापूर्वक 4 नक्सलियों को हमारी सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया। तो जंगलों में मौजूदा वक्त में भी सुरक्षा बलों के बीच में और नक्सलियों के साथ में ये मुठभेड़ जारी है। सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच की मुठभेड़ की एक खबर। अबुझमाड़ के जंगलों में मौजूदा वक्त में मुठभेड़ चल रही है। 4 नक्सलियों को फिलहाल ढेर कर दिया गया है। सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हासिल हुई है। तो ये बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा से आपको बता रहे हैं। और अब बात पहाड़ी राज्य उत्तराखंड की करते हैं, जहां पर सियासत फिलहाल गर्माती हुई नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में सियासी घमासान छिड़ गया है। जी हाँ, आपको खबर रुड़की से बताने जा रहे हैं, जहां पर दोनों पार्टी के जो कार्यकर्ता थे आपस में इस कदर भिड़ गए कि वहां पर
हाथापाई शुरू हो गई। दिखाते हैं आपको पूरी खबर। उत्तराखंड के रुड़की में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के समर्थकों में खूनी संघर्ष हो गया। मामला इतना बढ़ा कि दोनों पक्षों की तरफ से जमकर पथराव होने लगा। इस घटना में 2 कार समेत कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। ईंटों की बौछार के बीच लोग जान बचाकर भागे। वहीं पत्थरबाजी की घटना में एक पक्ष के 3 लोग घायल हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची, बड़ी मुश्किल से मामला शांत कराया। पुलिस के मुताबिक इन दोनों पक्षों के बीच पहले भी मारपीट हो चुकी है और अब दोनों पक्षों के लोग चुनावी मैदान में हैं। इसी के चलते दोनों पक्षों में विवाद हुआ। और अब खबर आपको नोएडा से बताने जा रहे हैं, जहां पर आग का कहर देखने को मिला और लाखों का नुकसान आग लगने की वजह से हुआ। गनीमत की बात ये रही कि आसपास में जो दुकानें मौजूद थी वहां तक आग की लपटें नहीं पहुंची, नहीं तो नुकसान बहुत ज्यादा बड़ा हो सकता था। दमकल कर्मियों ने समय रहते आग पर कड़ी मुशक्कत के बाद में काबू पा लिया। आपको दिखाते हैं। देर रात लगी आग का ये मंजर खौफ से भर देने वाला है। देखिए, दुकान के अंदर से उठ रही आग की लपटें शोला बनकर धधक रही हैं। आग की लपटें बेहद ही खतरनाक दिख रही हैं। दहाड़ मारती लपटें दुकान के अंदर रखे सामानों को जलाकर राख कर देने पर उतारू नजर आ रही हैं, जबकि चिंगारी और भड़की आग की वजह से यहाँ अफरा तफरी जैसे हालात हैं। आग बुझाने के लिए यहाँ लोग हर संभव कोशिश कर रहे हैं। बाल्टी भर भर कर जल रहे दुकानों में पानी की बौछार की जा रही है। बावजूद इसके आग बुझने की बजाय और भी ज्यादा धधकती जा रही है। दर्जन भर लोगों की लाख कोशिशों के बावजूद अग्नितांडव खत्म होता नजर नहीं आ रहा, जबकि आग के बढ़ते दायरे के चलते दूसरे दुकानों को भी इसके चपेट में आने का खतरा बढ़ता दिख रहा है। बावजूद इसके लोगों ने फायर ब्रिगेड की गाड़ी आने तक की हिम्मत नहीं हारी और दुकान में लगी आग को बुझाने का हर संभव प्रयास किया। भीषण अग्निकांड की तस्वीर नोएडा के थाना फेज 2 इलाके के गेछा गांव की है, जहां शनिवार देर रात पेंटिंग फ्रेम की दुकान में अचानक आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि आग लगने की घटना की सूचना देने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंचती, उससे पहले ग्रामीणों ने विनाशकारी आग पर काबू पा लिया। हालांकि आग बुझने तक दुकानदार के लाखों के सामान जलकर खाक हो गए। गनीमत इस बात की रही कि प्रिंटिंग फ्रेम की दुकान के आसपास और भी दुकानें थी। ऐसे में अगर लोग इस आग पर काबू नहीं पाते तो भीषण अग्नितांडव होता और नुकसान इससे कई गुना ज्यादा होता।